जय हिंद साथियों। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों की प्रे की वजह से मैं बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। तो आज से आपका क्लास रेगुलर चलेगा और हमने बिहार पुलिस के लिए क्यूज नंबर 5 तक कवर कर लिया था। आज आपका छठा क्यूज चलेगा। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे पुरानी गुफा है? अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं या फिर डी हाथी गुफाएं? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो साथियों, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? भारत की सबसे पुरानी गुफा कौन सी है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये भारत की सबसे पुरानी गुफा है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, ये एमपी में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। आप लोग कमेंट करके बताइए, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं, ये दो जो गुफाएं हैं किस किस राज्य में स्थित है? चलिए आगे देखिए, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है हरियाणा। याद रखिएगा, स्वांग जो है यह हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। वहीं यक्षगान की बात करें, पूछा जाता है यक्षगान तो ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो याद रखिएगा कर्नाटक का लोक नृत्य कला है यक्षगान। तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। केरल का मोहिनी अट्टम और कथकली है। चलिए आगे देखिए, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए तीसरे प्रश्न के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। और जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको क्लास टाइमिंग के बारे में बता देते हैं। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेंगे। तो आप सभी टाइमिंग को जरूर ध्यान रखें। और पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो प्यारे साथियों, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान जो है, याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है महाराष्ट्र, पूना। आगे देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए। आंसर कीजिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया था? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया था। एक पूछा जाता है, भारत का जो राष्ट्रीय तिरंगा है, झंडा तिरंगा, उसको कब अपनाया था? तो याद रखिएगा 22 जुलाई। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है 22 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा, संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपनाया गया था। आगे देखिए, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो आप लोगों ने देखा होगा भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह कुछ इस तरह से होता है। तो इस डिजाइन को कब अपनाया गया था और किसके द्वारा अपनाया गया था? तो साथियों, यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है उदय कुमार के द्वारा डिजाइन को तैयार किया गया था। और इस डिजाइन को अपनाया गया था 2010 में। डेट जरूर याद रखें। चलिए आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है?
तो प्यारे साथियों, यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, 1973-74 के बजट को काला बजट क्यों कहा जाता है? चलिए 7 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, आज प्रश्नों का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो आप लोग फटाफट से आंसर करते जाइए। तो यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बजटीय घाटा बढ़ जाने से। आगे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक शॉर्ट में लिखा जाता है पीएनबी। तो इस बैंक की स्थापना कब होती है? तो यहाँ पर 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा 19 मई 1894 को पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना होती है। याद रखिएगा, एसबीआई की स्थापना पूछा जाता है। तो देखिए, एसबीआई का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई किया गया 1955 में। तो इस डेट को भी याद रखिएगा, 1955 में। चलिए आगे देखिए, ओएनजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? चलिए 9 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों के सही से आंसर दिए हैं। चलिए 9 के लिए आंसर कीजिए। ओएनजीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो यहाँ पर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, नई दिल्ली में ओएनजीसी का हेड क्वार्टर है। आगे देखिए, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? देखिए यहाँ पर जीके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले तो होगा नहीं, क्योंकि ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बट यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा, चित्तरंजन दास। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चित्तरंजन दास। चलिए आगे देखिए, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो यहाँ पर 11वें प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, किसान घाट जो है चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल का नाम है। महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो राजघाट। याद रखिएगा, क्या है? राजघाट। आगे देखिए, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? चलिए आंसर कीजिए, शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा हसन खान सूरी। शेरशाह सूरी के पिता का नाम था। और शेरशाह सूरी की बात करें तो पूछा जाता है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, बिहार के सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। और शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खां। इसे भी ध्यान रखिए, पूछा जाता है एग्जाम में। फरीद खां ये शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था। आगे देखिए, हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया था? तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, चिनकिलीज खां ने। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, चिनकिलीज खां ने। आगे देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? चलिए 14 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक कीजिए। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये कहाँ पर है? तो बहुत ही सिंपल है, ये केरल में स्थित है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसरो का हेड क्वार्टर पूछा जाता है कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में इसरो का हेड क्वार्टर है। आगे देखिए, पथरी किसका पाचन प्रभावित करती है? तो पथरी जो है किसका पाचन प्रभावित करती है?
तो यहाँ पर 15वें प्रश्न का सही जवाब है वसाका। आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2 यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। और साथ ही उसका पीएच मान कितना होता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 10.5 होता है। आगे देखिए, कोणीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? सिर्फ त्वरण का मात्रक पूछे तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये सिर्फ त्वरण का मात्रक है। जबकि कोणीय त्वरण का मात्रक पूछे तो क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ये कोणीय त्वरण का क्या है? मात्रक है। चलिए आगे देखिए, अमीबा को अमर क्यों कहा जाता है? तो साथियों, अमीबा को अमर क्यों कहा जाता है? तो याद रखिएगा, द्वि विभाजन के कारण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, द्वि विभाजन के कारण ही अमीबा को अमर कहा जाता है। आगे देखिए, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो प्यारे साथियों, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट डेट है 1983 में। 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे देखिए, लसिका के कार्य क्या है? चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए, लसिका के कार्य क्या है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अधिशेष जल का अवशोषण करना और जल का अस्थायी संचय, ये लसिका का कार्य है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ट्राइग्लिसराइड क्या है? चलिए 21 के लिए आंसर कीजिए और बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके हमें बताना है। तो देखिए साथियों, ट्राइग्लिसराइड ये क्या है? तो याद रखिएगा, वसा, एक प्रकार का वसा है ट्राइग्लिसराइड। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो बहुत ही सिंपल है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत किया था। कब? तो 1930 में। याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था, इसे भी ध्यान रखें। आगे देखिए, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? चलिए 23 के लिए आंसर कीजिए, आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? तो प्यारे साथियों, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और दयानंद सरस्वती ने ही एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। तो इसे भी ध्यान रखें, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने। 1828 में क्या हुआ था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो साथियों, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी थी किरण बेदी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, किरण बेदी। सरोजनी नायडू को ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी 1925 में। याद रखिएगा, 1925 के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी सरोजनी नायडू ने। और सरोजनी नायडू जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजनी नायडू। और भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचिता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है?
तो यहाँ पर आपको बांदीपुर के साथ एक याद रखना है, बुक्सा नेशनल पार्क। ये दरोगा में भी पूछा गया है, बुक्सा नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में है, जबकि बांदीपुर की बात करें तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। और एक ध्यान रखना है, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य ये मध्य प्रदेश में है, कूनो राष्ट्रीय अभ्यारण्य। चलिए आगे देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो साथियों, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? तो बहुत ही सिंपल है, कालिदास। यहाँ पर पहला ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, कालिदास। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? चलिए 27 के लिए आंसर कीजिए, कौन सा खनिज है जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ये है पोटेशियम, जो हृदय की धड़कन को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो साथियों, यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, पोटेशियम। आगे देखिए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? चलिए 28 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। अब देखिए बच्चे यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूज होते हैं, ऑटोमेटिक होगा या फिर ऑटोमेटेड होगा। तो ध्यान रखें, एटीएम का पूर्ण रूप जो होता है ये होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ना कि ऑटोमेटिक। तो ध्यान रखें, यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा, ना कि ऑटोमेटिक होगा। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसका निर्माण किस शासकों ने करवाया था? चलिए बिल्कुल सही आंसर दिए हैं, याद रखिएगा, चंदेल शासकों ने। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है, चंदेल शासकों ने। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? देखिए आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और इसका जो सबसे चर्चित आक्रमण था, यानी फेमस आक्रमण था, वो सोमनाथ मंदिर पर था। और सोमनाथ मंदिर जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। और सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो याद रखिएगा 1025 ईस्वी में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट है, स्टार मार्क कर लीजिए, 1025 ईस्वी में। आगे देखिए, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना जो है ये 1948 में किया गया था। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है? चलिए 32 के लिए आंसर कीजिए, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग बताना है। तो बहुत ही सिंपल है, लगभग है 3,85,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग 3,85,000 किलोमीटर है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? देखिए अगर आपसे पूछा जाता सिर्फ जय जवान जय किसान का नारा, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। बट जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था किसने? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? चलिए 34 के लिए आंसर कीजिए, 7 पहाड़ियों का नगर किस शहर को कहा जाता है? तो इटली की राजधानी रोम को। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया था? तो साथियों, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना
1923 में। और किसने किया था? तो 36 का आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऐसे तो चित्तरंजन दास ने किया था, बट यहाँ पे देखिए मोतीलाल नेहरू भी दिया गया है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका दोनों हो जाएगा, यानी कि चित्तरंजन दास, CR दास और मोतीलाल नेहरू। तो आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो साथियों, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय जो है बिस्मार्क को दिया जाता है। किसे? तो बिस्मार्क को। और भारत का बिस्मार्क कौन कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो साथियों, ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दिया था किसने? तो जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो साथियों, भारत का प्रथम वायसराय की बात करें तो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? चलिए स्टार मार्क कीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा एग्जाम के लिए। तो याद कर लीजिए, भारत में पिन कोड प्रणाली का जो शुभारंभ किया गया था ये 1972 में। कब? तो 1972 में। भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो साथियों, भारत में प्रथम विद्युत रेल किस वर्ष चली थी? तो याद रखिएगा, ये चली थी 1919 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सॉरी, यहाँ पे देखिए 1919 नहीं होगा, क्या पूछा जा रहा है? प्रथम विद्युत रेल। तो ये चली थी आई थिंक 1925 में। इसका आंसर 1925 ही होगा, देख लेते हैं। चले, बिल्कुल सही है, 1925 में भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत में प्रथम रेल पूछे तो 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है। तो पृथ्वी तल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो याद कर लीजिए 29.2% भाग पर। क्रिकेट पिच में पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये सभी को पता है, बहुत ही सिंपल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 4 फीट। याद रखिएगा, कितना? 4 फीट। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो आप लोगों ने करेंसी नोट देखा होगा, कागजी मुद्रा को, उसमें आप लोगों ने साइड में देखा होगा कुछ भाषाएं लिखा होता है। तो वो जो भाषाएं हैं, तो कितनी भाषाओं को उसमें लिखा जाता है? तो इसका सही जवाब है 17 भाषा। याद रखिएगा, टोटल 17 भाषा। किसे हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए, हिंदी भाषा के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था ये सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया था। याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ऑप्शन सही है, सुमित्रा नंदन पंत को। भारत के राष्ट्रीय गीत जो कि वंदे मातरम है, इसको गाने का सही समय क्या है? अब यहाँ पर आपको हड़बड़ी में आंसर नहीं करना है। भारत का राष्ट्रीय गान नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। तो इसको गाने का जो सही समय है 65 सेकंड का है। जबकि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है।
तो दोनों फैक्ट को ध्यान रखें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन मिलता है आर्टिकल 112 में। आगे देखिए, इस दुनिया की सबसे गहरी नदी कौन सी है? यानी विश्व की सबसे गहरी नदी बताना है। तो लंबी नदी पूछा जाता तो नील नदी, सबसे अधिक जल धारण करने वाली नदी अमेजन नदी, जबकि गहरी नदी है कांगो नदी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, कांगो नदी। चलिए अब आपसे एक प्रश्न पूछते लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो प्रश्न ये है, भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है? अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट करके बताइए, और साथ में आप लोग अपना अपना स्कोर भी बताइए कि आप लोगों ने 50 में से कितने प्रश्नों के सही सही आंसर किए हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद,